नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अमेरिका की न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिका में न्यायपालिका का संगठन कैसा है, उसके कार्यक्षेत्र क्या है, न्यायपालिका की क्या विशेष शक्तियाँ हैं, अमेरिका में न्यायपालिका की क्या महत्वपूर्ण स्थिति है, भूमिका है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अमेरिका में न्यायपालिका की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है और उस समय जब परिसंघ बना था अमेरिका में 1777 में, जब न्यायपालिका को या सर्वोच्च न्यायालय को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना गया था और उस समय राज्यों के न्यायालय ही महत्वपूर्ण थे और वही विवादों का निपटारा करते थे। लेकिन उसमें विवादों का निपटारा करने में कोई एक एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का जो अभाव था, तो इस कारण विवादपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो इसलिए नया जब संविधान बना तो उस समय संविधान निर्माता एक संघीय न्यायाधिकरण या एक संघीय न्यायालय की स्थापना करना चाहते थे, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना चाहते थे, जो कि अमेरिका में सर्वोच्चता के सिद्धांत के आधार पर काम करते हुए विवादों की सुनवाई का काम कर सके। तो उसी आधार पर संविधान के अनुच्छेद 3 में एक ऐसे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया जो न्याय से संबंधित समस्त कार्य करेंगे। और इस प्रकार अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 3 में कहा गया कि न्याय से संबंधित समस्त शक्तियाँ एक अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में निहित होगी, जिसकी स्थापना कांग्रेस द्वारा स्थापित अधिनियमों के द्वारा समय समय पर की जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका में जो न्यायपालिका है उसकी महत्वपूर्ण और विशिष्ट स्थिति है, जो 2 कारणों से है। पहला यह कि अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और उस संघात्मक व्यवस्था में जो केंद्रीय और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा जो किया जाता है, उस बंटवारे में जो विभिन्न विवाद दोनों सरकारों में उत्पन्न होते हैं, इन विवादों का निपटारा करने के लिए अमेरिका में एक न्यायपालिका की सर्वोच्चता की स्थापना या एक संघीय न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता की स्थिति उसको सौंपी गई है, वो महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में कोई भी अंग अपने कार्यक्षेत्र में मनमानी न कर सके, विभिन्न अंगों पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से अमेरिका में न्यायपालिका को सर्वोच्चता की स्थिति सौंपी गई, यानी न्यायपालिका को संविधान के संरक्षक की भूमिका या उसको जिम्मेदारी दी गई है। वहाँ की संघीय न्यायपालिका जो है उसका स्थान, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और उस न्यायपालिका को संविधान के संरक्षण की भूमिका का काम सौंपा गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिकी संविधान में न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण स्थिति में है। अब न्यायपालिका का संगठन किस प्रकार का है वहाँ पर, तो वहाँ पर संघीय न्यायपालिका में 2 तरह के न्यायालय होते हैं, एक व्यवस्थापक न्यायालय और दूसरा संवैधानिक न्यायालय। व्यवस्थापक न्यायालय जो होते हैं वह संविधान की धारा 3 के अंतर्गत न्याय संबंधित कार्यों के लिए नहीं होते हैं स्थापित, बल्कि उनको वहाँ की कांग्रेस यानी वहाँ की जो व्यवस्थापिका है वो अपने कानूनों के क्रियान्वयन में अपनी प्रशासनिक सहायता के लिए उसकी स्थापना वहाँ की कांग्रेस द्वारा की जाती है। तो यह जो न्यायालय होते हैं ये किसी प्रकार के न्याय का निर्णय नहीं करते हैं, बल्कि कानूनों पर जो विवाद उत्पन्न होते हैं उस पर निर्णय व्यवस्थापक न्यायालय द्वारा किए जाते हैं और इनका गठन जो है वह एक प्रकार से कांग्रेस द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कस्टम न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय है, सार्वजनिक धन व्यय कर से वसूली से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो न्यायालय होते हैं जो विभिन्न कानूनों से संबंधित होते हैं, तो इन न्यायालयों की स्थापना कांग्रेस के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार ये न्यायालय जो होते हैं वो संवैधानिक न्यायालयों से बहुत अलग होते हैं, क्योंकि इन न्यायाधीशों को, इसके जो न्यायाधीश होते हैं उनको सामान्यतः महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटाया जाता, बल्कि उनको प्रशासन के द्वारा हटाया जाता है। लेकिन जो संवैधानिक न्यायाधीश होते हैं वो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पदच्युत होते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीश ही व्यवहार में वह न्यायाधीश होते हैं जो न्याय का कार्य करते हैं और उनको सदाचार पर्यंत तक वो अपने पद पर रहते हैं। तो इस प्रकार अब दूसरे जो न्यायालय वहाँ पर वो संवैधानिक न्यायालय होते हैं। जो रियल में जो संविधान में जो न्यायालय का तात्पर्य है अमेरिका में, वो संवैधानिक न्यायालय ही है। और ये संवैधानिक जो न्यायालय है अमेरिका में, जो संघीय न्यायपालिका वो त्रिस्तरीय ढांचे में होती है। सबसे निम्न स्तर पर जिला न्यायालय होते हैं और बीच के स्तर पर अब संघीय अपीलीय न्यायालय होते हैं और सबसे ऊपर जो है अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो जिला न्यायालय जो सबसे नीचे स्तर पर होता है वो अमेरिका में संघीय न्यायपालिका के सबसे निचले स्तर के न्यायालय होते हैं। यह न्यायालय सारे अमेरिका में इनकी संख्या 88 होती है
यानी कि हर ज़िले में कम से कम एक न्यायालय होना ज़रूरी होता है, और प्रत्येक ज़िले में एक से अधिक न्यायालय हो सकते हैं उसकी जनसंख्या और उसके क्षेत्रफल के अनुसार न्यायालय की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जिला न्यायालय जो है ज़िले में न्याय का कार्य करते हैं, और इन न्यायालयों में लगभग 1 से लेकर 16 न्यायाधीश हो सकते हैं। जिस प्रकार की क्षेत्र और जनसंख्या होती है उस हिसाब से न्यायाधीशों की संख्या भी निर्धारित होती है। तो इस प्रकार ये जो न्यायालय होते हैं ये इनके पास प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है, यानी कि अपील अधिकार इनके पास नहीं होता है, अपील सुनने के अधिकार इनके पास नहीं होता। दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों की जो सुनवाई है वह जिला न्यायालय कर सकते हैं, और इस जिला न्यायालय के निर्णयों की अपील संघीय अपील न्यायालय में की जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं इन जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वह उसके द्वारा सीनेट की उसकी सिफारिश पर की जाती है। दूसरे स्तर के न्यायालय हैं वह संघीय अपीलीय न्यायालय होते हैं। जिला न्यायालयों के ऊपर संघीय अपीलीय न्यायालय होते हैं। ये संघीय अपीलीय न्यायालय जो है वह एक प्रकार से विभिन्न जिलों में अलग अलग दौरा करके अपील सुनने का काम करते हैं। तो इन न्यायालयों के पास प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं होता, बल्कि अपील केवल जिला न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार होता है। और इस प्रकार हम देखें कि ये अलग अलग ज़िलों में दौरा करते हुए अपील सुनने का काम करते हैं, इसलिए इनको दौरा करने वाले न्यायालय भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन न्यायालयों की कुल संख्या अमेरिका में 11 तक होती है। और इस प्रकार हम देखें कि इन जिला न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के कार्यभार को हल्का करने के लिए अमेरिका में संघीय अपील न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इन न्यायालयों को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मतलब किसी प्रकार के मामलों की सुनवाई का अधिकार नहीं होता, बल्कि ये केवल अपील सुनने का काम ही करते हैं। तो इस प्रकार इन न्यायालयों में अक्सर न्यायाधीश जो है दौरा करते हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग अपनी अदालतें बिठाते हैं और अपील सुनने का काम करते हैं। जैसे कि अंतर्राज्यीय व्यापार है, कमीशन है, विभिन्न प्रकार की व्यापारिक परिषदें होती हैं, इनके निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का काम करते हैं ये। और इन न्यायाधीशों में लगभग 3 से लेकर 9 तक के न्यायाधीशों की संख्या हो सकती है। तो इन न्यायाधीशों की नियुक्ति भी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है सीनेट की सहमति या सिफारिश पर। सीनेट की सहमति पर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रकार हम देखें फिर अमेरिका में तीसरा जो सर्वोच्च स्तर पर जो न्यायालय होता है वो है सर्वोच्च न्यायालय। तो अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय सबसे महत्वपूर्ण न्यायालय होता है, जिसकी स्थापना 1789 में न्यायिक अधिनियम के अनुसार उस समय कर दी गई थी 1789 में। तो इस प्रकार यह उस समय न्यूयॉर्क नगर में स्थापित किया गया था, लेकिन फिर बाद में उसको फिलाडेल्फिया में उसका कार्यालय ट्रांसफ़र हुआ। और वर्तमान समय में अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय का जो कार्यालय है या वो जो स्थापित है वो है वाशिंगटन में है। इस प्रकार हम देखें कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार हुआ, उसकी रचना कैसी है, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, उसका कार्यकाल कितना होता है, उसके क्षेत्राधिकार क्या क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो अमेरिका में सर्वोच्च ये क्वेश्चन बच्चों इम्पोर्टेंट भी अक्सर आता है, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय का संगठन कार्य और क्षेत्राधिकार क्या है, इसका विवेचन कीजिए। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अमेरिका में जो न्यायपालिका है उसकी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या है, उसका आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। तो अभी हम पढ़ेंगे कि अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय का गठन, कार्य, शक्तियाँ, उसका क्षेत्राधिकार क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसका रचना या गठन कैसे हुआ अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय का जब गठन हुआ 1789 में, तो उस समय उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 5 अन्य न्यायाधीश होते थे। लेकिन कांग्रेस को समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार होता है। इस प्रकार हम देखें कि वर्तमान समय में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 8 अन्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल 9 न्यायाधीश अमेरिका में है। तो इस प्रकार देखें फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सीनेट की सहमति से की जाती है। इस प्रकार संविधान में न्यायाधीश पद के लिए जो हालांकि कोई योग्यता इसमें निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन राष्ट्रपति इस महान पद पर, इस गरिमामय पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जिस पर सीनेट की पूर्ण स्वीकृति
हो। तो इस प्रकार हम देखें कि इस न्यायाधीश पदों के लिए न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए सीनेट की सहमति बहुत ज़रूरी होती है। तो राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित नाम जो सीनेट में रखा जाता है, राष्ट्रपति द्वारा जो नाम प्रस्तावित किए जाते हैं उस पर अक्सर सीनेट अपनी सहमति दे देती है, लेकिन कई बार सीनेट उसको अस्वीकृत भी कर देती है। तो इस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति पर अंतिम जो अधिकार है वो सीनेट का होता है। फिर इसके वेतन है, उसकी कार्यकाल कितना होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कांग्रेस द्वारा निर्धारित होता है और न्यायाधीशों के वेतन में कांग्रेस द्वारा वृद्धि भी की जा सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो सदाचार पर्यंत होता है, मतलब आजीवन न्यायाधीश अपने पद पर काम करते हैं। न्यायाधीशों को कांग्रेस द्वारा केवल महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जाता है, या भी न्यायाधीश अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र देना चाहे तो इन दोनों में से कोई एक है। और इस प्रकार अगर हम देखते हैं कि यदि 10 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय में किसी व्यक्ति ने काम कर लिया है, उसकी उम्र 70 वर्ष हो गई है, या फिर 15 वर्ष तक उसने न्यायालय में सेवा दे दी है, या उसकी उम्र 65 वर्ष हो चुकी है, तो वो स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण कर सकता है, या फिर उसका कार्यकाल जीवन पर्यंत की अवधि के लिए वहीं तक माना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 70 वर्ष की आयु उसके लिए है, और 70 वर्ष की आयु के बाद भी अगर कोई न्यायाधीश काम करना चाहता है तो ये न्यायाधीश की इच्छा पर डिपेंड करता है। बाकी 70 वर्ष या सदाचार पर्यंत उसका कार्यकाल होता है। फिर न्यायाधीशों को केवल महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कांग्रेस महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही उसको हटाया जा सकता है, वो भी गंभीर अपराधों पर संविधान के उल्लंघन के आधार पे। तो महाभियोग का प्रस्ताव सर्वप्रथम प्रतिनिधि सभा में प्रस्तावित किया जाता है, और प्रतिनिधि सभा उसको दो तिहाई बहुमत से उसको पारित करके सीनेट के पास वह जांच के लिए आता है। और इस प्रकार सीनेट अगर 2 तिहाई बहुमत से उसको उस प्रस्ताव को पारित कर देती है तो न्यायाधीश को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखें कि महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और बहुत कम ऐसी स्थिति आई है कि न्यायाधीशों को महाभियोग के द्वारा हटाने की नौबत अमेरिका में आती है। अब सर्वोच्च न्यायालय में काम करने का जो तरीका है वो किस प्रकार का होता है, कैसे होता है, इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय के कुछ अधिवेशन होते हैं जो शुरू होते हैं वर्ष में अक्टूबर में शुरू होते हैं, जो अगले वर्ष तक जून में चलते रहते हैं। तो इस प्रकार एक अधिवेशन की परंपरा है वहाँ पर कि सर्वोच्च न्यायालय का अधिवेशन बुलाया जाता है। तो इस प्रकार हम देखें कि मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य अधिकारी होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है, उसकी कार्रवाई का संचालन करता है, समस्त प्रशासनिक गतिविधियों को देखता है और निर्णयों की घोषणा करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश जो है अपने विचार प्रकट करता है, और उसको एक प्रकार से अभियोगों का जो निर्णय होता है वो बहुमत के आधार पर किया जाता है। तो इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय का जो कार्यकाल होता है, जो अभियोग होते हैं वह एक प्रकार से बहुमत से सुने जाते हैं, और न्यायाधीशों की जो बैठक के लिए जो कोरम होता है वो 6 न्यायाधीशों का होता है 8 में से। तो इस प्रकार की कार्य प्रणाली अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की होती है, और निर्णय जो है वो सार्वजनिक रूप से दिए जाते हैं। तो इस प्रकार अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय का गठन या संगठन या उसका जो कार्य प्रणाली है वो होती है। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है, उसके कार्य क्या है और उसकी शक्तियाँ क्या है।